रात का समय था। सुखदेव नाम का एक व्यापारी जंगल के रास्ते चंदन नगर लौट रहा था। तभी उसके कानों में किसी स्त्री का मधुर स्वर टकराया। रुक जाओ। सुखदेव ने अपना घोड़ा रोक लिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। हाय 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 हाय, इतनी सुंदर कन्या तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। वाह 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 वाह, आखिर ये है कौन? इतना कहकर सुखदेव घोड़े से उतरा और उसके नजदीक आ गया। आपने मुझे क्यों रोका? मेरा नाम यामिनी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सुंदर नगर यहाँ से कितनी दूर है? बस यहाँ से 2 कोस का रास्ता और है। आगे चलकर तुम्हें सुंदर नगर की सीमा दिखाई दे जाएगी। अच्छा, वैसे आप ये बताइए, आप इस भयानक जंगल में क्या कर रही हैं? क्या और तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? नहीं, मैं अकेली हूँ। सुखदेव स्वभाव से भोग विलास प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके मन में वासना के कीड़े रेंगने लगे। वो अपने आप से बोला, है सुनसान जंगल, रात का समय और इतनी सुंदर कन्या। मैं तो इसे किसी भी कीमत पर ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। ये सोचते ही सुखदेव ने यामिनी का हाथ पकड़ लिया। मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे, अब तो मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यामिनी ने तुरंत एक फूंक मारी। उसके मुंह से निकला नीला धुआं सुखदेव की नाक में चला गया। सुखदेव का शरीर नीला पड़ने लगा। वो तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। यामिनी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। कुछ कोस चलने के बाद यामिनी को सुंदर नगर की सीमा दिखाई दी। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। अगले ही पल यामिनी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक बूढ़ी स्त्री में परिवर्तित हो गई। अब इस नगर में ठहरने के लिए मुझे एक सराय की आवश्यकता है। कुछ देर बाद यामिनी को एक सराय दिखाई दी। वो सराय के अंदर चली गई। सराय के भीतर एक नवयुवक बैठा था। नवयुवक ने बूढ़ी स्त्री के रूप में यामिनी को देखा। मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। नमस्ते। देखिए, मेरा नाम हरिया है। सराय में कमरा मिल जाएगा, लेकिन 1 सिक्के का भुगतान अभी करना होगा। यामिनी ने तुरंत 2 सिक्के निकालकर हरिया को दे दिए। 1 सिक्का किराए का है और 1 सिक्का मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट दे रही हूँ। बस मुझे मेरा कमरा दिखा दो और कमरे में आग जलवा देना। सर्दी बहुत ज्यादा है, कमरा गर्म रहना चाहिए। 2 सिक्के देखकर हरिया खुश हो गया। अच्छा, ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं थोड़ी देर में व्यवस्था कर देता हूँ। बैठिए बैठिए। कुछ देर बाद हरिया ने कमरे में आग जला दी। कमरा गर्म हो गया। तुम तो बहुत अच्छे नवयुवक मालूम पड़ते हो। सुना है सुंदर नगर बहुत खुशहाल राज्य है। मैंने सुना है कि इस राज्य के राजा सूरज के 3 पुत्र बड़े ही वीर योद्धा हैं। हरिया मुस्कुराने लगा। किसने कहा आपको कि राजा सूरज के 3 पुत्र वीर योद्धा हैं? हरिया बोलता चला गया। देखिए, ऐसा है, राजा सूरज का बड़ा पुत्र राजकुमार भैरव, अरे वो तो एक क्रूर राजकुमार है। उसकी एक आंख फूटी हुई है। उसकी बदसूरती के कारण कोई भी उससे विवाह नहीं करता। कोई भी कन्या उसे घास तक नहीं डालती है और वो अक्सर एक तालाब के किनारे वृक्ष के सामने बैठकर आने जाने वाली कन्याओं को घूरता रहता है। राजा सूरज का दूसरा पुत्र राजकुमार बलदेव, वो तो एक नंबर का अय्याश राजकुमार है। विलासिता में डूबा रहता है, हमेशा शराब के नशे में रहता है, कोठी में पड़ा रहता है और नर्तकियों का शौकीन है तो नृत्य देखता रहता है।
हमेशा गाने बजाने में मस्त रहता है। और हाँ, राजा सूरज का तीसरा पुत्र राजकुमार आदित्य, वो है अत्यंत सुंदर और गुणवान। लेकिन हाँ, दोनों भाइयों के रहते मुझे नहीं लगता कि वो कभी राज्य का राजा बन पाएगा। राजा सूरज के बाद ये तीनों भाई आपस में झगड़ कर इस राज्य को समाप्त कर देंगे, देखना। इतना कहकर हरिया वहां से चला गया। हरिया के जाते ही यामिनी की आंखों में चमक आ गई। कल से मैं अपना खेल शुरू करूंगी। कल ये पूरा सुंदर नगर राज्य दहल जाएगा। इतना कहकर यामिनी आंखें बंद करके लेट गई। अगली सुबह यामिनी सराय छोड़कर बाहर आ गई। वो एक वृक्ष के पास पहुंची। रंग बिरंगी किरणों के साथ वो फिर से एक सुंदर स्त्री में बदल गई। इसके बाद यामिनी वहां से आगे बढ़ गई। यामिनी उस तालाब के किनारे जाकर खड़ी हो गई जिसके बारे में हरिया ने बताया था। कुछ देर बाद राजकुमार भैरव अपने रथ पर सवार होकर अकेला वहां पहुंचा। उसकी नजर तालाब के किनारे खड़ी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। वो चौंक गया। अरे वाह 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 वाह, ये तो अत्यंत ही सुंदर कन्या है। आखिर इस तालाब के किनारे कर क्या रही है? इतना कहकर राजकुमार भैरव यामिनी के पास गया और उसे घूरने लगा। कौन है आप? मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। कौन हो तुम कन्या? मेरा नाम यामिनी है। सच बताऊं तो पहली नजर में ही आप पर मेरा दिल आ गया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये सुनकर राजकुमार भैरव स्तब्ध रह गया। हैं? हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या मुझे विवाह का प्रस्ताव दे रही है। अरे मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ? ये बताओ, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के देख सकता हूँ? क्यों नहीं, आपकी जो इच्छा हो कर सकते हैं। इतना कहकर यामिनी भैरव के करीब आई। उसने एक फूंक मारी। यामिनी के मुंह से निकला नीला धुआं जैसे ही राजकुमार भैरव के चेहरे से टकराया, अगले ही पल उसका शरीर नीला पड़ने लगा। वो चीखता हुआ वहीं गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। पहला शिकार हो गया। इतना कहकर यामिनी ने राजकुमार भैरव को उसके रथ में लेटा दिया। उसने घोड़ों को वहां से भगा दिया। कुछ ही देर में रथ तेजी से दौड़ता हुआ नगर की ओर बढ़ने लगा। राजकुमार भैरव रथ में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। रथ नगर में प्रवेश करते ही एक सैनिक की नजर उस पर पड़ी। अरे ये देखो, ये तो राजकुमार भैरव का रथ है। हाँ, और राजकुमार तो अचेत पड़े हुए हैं। बाप रे! दोनों सैनिक दौड़कर रथ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजकुमार भैरव की मृत्यु हो चुकी थी। वो दोनों राजकुमार की लाश लेकर राजमहल पहुंचे। राजा सूरज ने जैसे ही राजकुमार भैरव का शव देखा, वो फूट फूट कर रो पड़े। हे भगवान, हे भगवान, मेरे जवान पुत्र को किसने मार डाला? एक सैनिक गहरी सोच में पड़ गया। महाराज, राजकुमार का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है और जब हमने उन्हें देखा तो वो रथ में अचेत अवस्था में पड़े थे और घोड़े अकेले दौड़ रहे थे। लगता है किसी सर्प ने उन्हें मार डाला है महाराज। राजा सूरज और भी जोर से रोने लगा। कुछ समय बाद राजकुमार भैरव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद राजा सूरज का दूसरा पुत्र राजकुमार बलदेव अपने महल के बगीचे में बैठा था।
हाँ, चलो अच्छा हुआ भैरव मारा गया। अब राज सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता और आसान हो गया। चलो इसी खुशी में किसी सुंदरी का नृत्य देखा जाए। इतना कहकर राजकुमार बलदेव अपने घोड़े पर सवार हुआ। वो सुंदर नगर की सीमा पर बने अपने महल की ओर निकल पड़ा। राजकुमार बलदेव जैसे ही सीमा के रास्ते पर पहुंचा, तभी एक सुंदर स्त्री अचानक उसके घोड़े के सामने आकर गिर पड़ी। राजकुमार बलदेव तुरंत घोड़े से उतरा। आहा, कौन हो तुम और अचानक से मेरे घोड़े के सामने क्यों आ गई? तुम्हें गंभीर चोट लग सकती थी। चलो अच्छा हुआ केवल हल्की सी खरोच आई है। वो और कोई नहीं, यामिनी ही थी। क्षमा कीजिए, आप तो किसी राजकुमार जैसे लगते हैं। हाँ, मेरा नाम राजकुमार बलदेव है, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो? मैं एक नर्तकी हूँ। सामने फूलों की दुकान पर सुंदर गजरा देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। दौड़ते हुए आपके घोड़े के सामने आ गई। नर्तकी शब्द सुनते ही राजकुमार बलदेव की आंखों में चमक आ गई। वो यामिनी को ध्यान से देखने लगा। मैं नृत्य का बहुत शौकीन हूँ नर्तकी। नगर सीमा पर ही हमारा महल है। ये बताओ, क्या तुम हमारे साथ वहां चलोगी? हम तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं और अगर हमारा मन प्रसन्न हुआ तो हम तुम्हें सोने से तौल देंगे। क्या कहती हो? ये भी कोई पूछने की बात है। चलिए। कुछ ही देर में राजकुमार बलदेव अपने महल के एक कक्ष में आराम से लेटा हुआ था। यामिनी सामने खड़ी थी। हाँ, चलो सुंदरी, अपना नृत्य दिखाओ। अभी रुकिए। इतना कहकर यामिनी ने एक फूंक मारी। जैसे ही नीला धुआं राजकुमार बलदेव के चेहरे से टकराया, वो चीख उठा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में उसने वहीं दम तोड़ दिया। यामिनी तुरंत वहां से भाग निकली। थोड़ी ही देर में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि राजकुमार बलदेव की मृत्यु हो चुकी थी। सैनिक तुरंत राजा सूरज को सूचना देने पहुंचा। राजा सूरज जब अपने दूसरे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनता है तो भीतर तक टूट जाता है। कुछ समय बाद भारी मन से राजकुमार बलदेव का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब राजा सूरज का केवल एक ही पुत्र शेष रह गया था, राजकुमार आदित्य। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। यामिनी दूर से राजकुमार आदित्य पर गहरी नजर रख रही थी। राजकुमार आदित्य अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग था। यामिनी एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर गहरी सोच में डूब गई। आखिर राजकुमार आदित्य को कैसे वश में किया जाए? वो अपने भाइयों जैसा चरित्रहीन नहीं है, वो एक अच्छा व्यक्ति है। कुछ देर तक वो सोचती रही। कुछ भी हो, राजकुमार आदित्य को पहले की तरह फुसलाकर कहीं नहीं भेजा जा सकता। मैं देखती हूँ कि वो रोज राज्य के मंदिर में पूजा करने आता है और उसके बाद सीधे महल लौट जाता है। मुझे किसी भी तरह मंदिर के अंदर ही उसका काम तमाम करना होगा। अगली सुबह यामिनी प्रातःकाल ही मंदिर के अंदर पहुंची। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य हमेशा की तरह पूजा करने आया। पूजा समाप्त करने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ा, यामिनी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? अब कभी देखोगे भी नहीं। इतना कहकर यामिनी ने एक फूंक मारी। उसकी फूंक से नीला धुआं निकला। राजकुमार आदित्य चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। यामिनी तुरंत मंदिर से बाहर निकल गई। यामिनी को भागते हुए मंदिर के पुजारी ने देख लिया। वो दौड़कर राजकुमार आदित्य के पास पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमार का शरीर नीला पड़ चुका था और वो अचेत अवस्था में था। पुजारी दौड़ता हुआ राजा सूरज के पास पहुंचा। उसने सारी घटना राजा सूरज को बता दी।
कुछ ही देर में राजकुमार आदित्य का शरीर राजमहल में राजा सूरज के सामने रखा गया। राजा सूरज फूट फूट कर रोने लगा। हमारा आखिरी पुत्र ही बचा था, वो भी हमसे छिन गया। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। तभी रानी सौम्या वहां आ पहुंची। मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। तीनों पुत्रों की मौत संजोग नहीं हो सकती। जरूर हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। तभी पुजारी आगे आया। महारानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजकुमार आदित्य मेरे सामने मंदिर में पूजा करने गए थे, तब वो बिल्कुल ठीक थे। अचानक से उनकी चीख सुनाई दी और जब मैं पहुंचा तो वो अचेत अवस्था में पड़े थे और उनका शरीर नीला पड़ चुका था। एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुझे देखकर मंदिर से भाग गई। ये सुनकर रानी सौम्या के चेहरे पर क्रोध साफ झलकने लगा। मैंने सुना है कि जहां आपने शिक्षा प्राप्त की थी, वहां के गुरु बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जान लेते हैं। आप मेरे पुत्र को वहीं ले चलिए। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि हमारे पुत्रों के साथ ये षड्यंत्र किसने रचा है, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। राजा सूरज गहरी सोच में डूब गया। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। कुछ ही देर बाद राजा सूरज और रानी सौम्या राजकुमार आदित्य के नीले पड़ चुके शरीर को रथ में रखकर जंगल की ओर रवाना हो गए। कुछ समय बाद वो जंगल में बने गुरुकुल पहुँचे। राजा सूरज और रानी सौम्या एक कक्ष में बैठ गए। उनके सामने राजकुमार आदित्य का शरीर रखा हुआ था। गुरुकुल के गुरुजी एक गुरु थे। राजकुमार के शरीर की जांच कर रहे थे। कुछ देर बाद गुरुजी बाहर गए। वो कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए। जैसे ही उन्होंने जड़ी बूटियां राजकुमार आदित्य के शरीर पर लगाईं, अगले ही पल उसके शरीर में हलचल होने लगी। हाँ, ये कैसे संभव है? ये तो मर चुका था। पूरी तरह से नहीं, इसमें अभी भी जीवन के अंश बाकी है। इसकी ये हालत किसी विष कन्या के कारण हुई है महाराज। अगर उस विष कन्या का विष प्राप्त हो जाए तो ये पूर्णतः ठीक हो सकता है। ये सुनकर राजा सूरज की आंखों में आंसू आ गए। हम यहाँ ये जानने भी आए हैं कि हमारे तीनों पुत्रों की ये हालत किसने की। इतना कहकर रानी सौम्या ने सारी घटना गुरु को बता दी। गुरु रहस्यमय अंदाज में आसन लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, मुझे सब पता लग गया है। क्या तुम अपने साथ कोई सैनिक लाए हो? अब हाँ, सैनिक हमारे साथ हैं गुरुदेव। तो ठीक है, उन्हें बुलाओ। कुछ ही देर में एक सैनिक वहां खड़ा था। गुरु ने एक पत्र लिखा। उन्होंने वो पत्र सैनिक को देते हुए कहा, ये लो, एक काम करो, अभी इसी समय बल्लभगढ़ की ओर रवाना हो जाओ और ये पत्र वहां के राजा विक्रम के हाथ में दे देना। जाओ। सैनिक वहां से चला गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुजी। आपने ये पत्र बल्लभगढ़ के राजा विक्रम को क्यों भेजा, समझा नहीं मैं। क्योंकि तुम्हारे दोनों पुत्रों की हत्याओं में राजा विक्रम का हाथ है। राजा सूरज चौंक गए। तुम्हारे तीसरे पुत्र की किस्मत अच्छी थी कि तुम उसे यहां ले आए, इसी कारण से ये बच गया। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। फिर उन्होंने राजा सूरज की ओर देखा। लेकिन अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के असली जिम्मेदार तुम स्वयं हो। ये सुनकर राजा सूरज स्तब्ध रह गए। क्या? मैं भला
क्या बातें करते हैं गुरुजी? भला कौन सा पिता अपने पुत्र की मृत्यु चाहेगा? क्या तुम्हें कुछ महीने पहले की घटना याद नहीं है? राजा सूरज और अधिक चौंक गया। आप किस घटना की बात कर रहे हैं गुरुदेव? याद करो, 2 महीने पहले तुम किस राज्य में गए थे और वहां तुमने किसका अपमान किया था? राजा सूरज गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। हाँ, मैं समझ गया गुरुजी। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ गया। इतना कहकर राजा सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। और जो तुम्हारी पीठ पीछे हुआ वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगले ही पल राजा सूरज की आंखों के सामने 2 महीने पहले की घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी। वो घटनाएं भी जो उसने नहीं देखी थी। अगले दिन राजा विक्रम अपने रथ पर सवार होकर कुछ सैनिकों के साथ अशोकनगर की ओर रवाना हो गया। अशोकनगर एक अत्यंत सुंदर और भव्य राज्य था। दोपहर के समय राजा विक्रम का रथ अशोकनगर के विशाल महल के सामने आकर रुक गया। राजा विक्रम रथ से उतरा ही था कि तभी सम्राट बचन सिंह स्वयं वहां आ पहुँचे। राजा विक्रम, आइए। आपको देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आइए। सम्राट बचन सिंह, आपने हमें बुलाकर हमारा मान बढ़ा दिया है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपने हमें इस समारोह में आमंत्रित किया। आइए, आप महल में पधारिए। आपका स्वागत है। आइए। राजा विक्रम सम्राट बचन सिंह के साथ महल के भीतर चला गया। अगले दिन राजा विक्रम महल के गलियारे में खड़ा था। तभी उसकी नजर राजा भैरव पर पड़ी। राजा विक्रम राजा भैरव को देखकर प्रसन्न हो गया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास गया। अरे भैरव, क्या बात है। अच्छा भैरव, तुम्हें याद है हम दोनों ने गुरुकुल में एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, हैं? याद है? राजा भैरव ने राजा विक्रम की ओर देखा। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन हाँ विक्रम, अभी मैं जल्दी में हूँ। हमारे पास बातचीत का समय नहीं है। बाद में मिलते हैं। इतना कहकर राजा भैरव तेज कदमों से वहां से चला गया। राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गया। ये बड़ी ही विचित्र बात है। इसे क्या हो गया? अगले दिन समारोह आरंभ हुआ। राजा विक्रम ने देखा कि राजा भैरव एक सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल का सिंहासन खाली था। राजा विक्रम जाकर उसी खाली सिंहासन पर बैठ गया। ये देखकर राजा भैरव क्रोधित हो उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बगल में बैठने की? क्या तुम जानते नहीं हम चंदन नगर के राजा हैं? हमारा राज्य विशाल है, हमारी शक्ति विशाल है। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई छोटा राजा हमारे बगल में बैठे। राजा विक्रम को क्रोध आ गया। तभी तो हम कहें कि तुम कल हमसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे थे? भैरव, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। ये सच है कि तुम बड़े राजा हो, तुम्हारा राज्य बड़ा है, लेकिन हम इतने छोटे भी नहीं हैं कि तुम्हारे बगल के सिंहासन पर बैठ ना सकें। बस अभी इसी समय यहाँ से उठ जाओ। ये हमारा आदेश है। उठो। अरे तुम्हारे आदेश की ऐसी की तैसी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो हमें उठा कर दिखाओ। राजा भैरव क्रोधित अवस्था में सम्राट वचन सिंह के पास जा पहुंचा। सम्राट वचन सिंह, आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। अरे भैरव,
ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? राजा विक्रम को तुरंत हमारे बगल के सिंहासन से उठाइए। हम अपने बगल में किसी छोटे राजा को बैठाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। या तो आप उसे हटाइए, नहीं तो हम अभी चले जाएंगे। बस ये हमारा फैसला है। सम्राट वचन सिंह गहरी चिंता में पड़ गया। हाँ, राजा भैरव का नाराज होकर चले जाना ठीक बात नहीं है। ये मेरे बहुत काम आता है। कुछ क्षण सोचने के बाद वो मुस्कुराया। अरे सुनिए राजा भैरव, आप नाराज क्यों होते हैं? हम राजा विक्रम को वहाँ से हटा देते हैं। सम्राट बच्चन सिंह राजा विक्रम के पास पहुँचा। विक्रम तुम यहाँ बैठो। तुम हमारे बगल में आकर बैठो। आओ, इधर आओ। राजा विक्रम सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। बस तो फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आप भैरव के आदेश से हमें उठाने के लिए आए हैं? हमने तो सोचा था कि आपने हमें सम्मान देने के लिए बुलाया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ हमारा इतना अपमान होगा। ऐसे समारोह में हम नहीं ठहरेंगे जहाँ एक राजा की इस तरह से बेइज्जती की जाती है। अरे विक्रम, तुम रंग में भंग क्यों डाल रहे हो? मैं तुम्हें अपने बगल में बैठने की अनुमति दे तो रहा हूँ, फिर क्या समस्या है? अच्छा, रंग में भंग किसने डाला ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सोचिए, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? बताइए ना। सम्राट बच्चन सिंह ने सिर झुका लिया। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में उसी समय अशोक नगर से अपने राज्य लौट गया। अशोक नगर से लौटने के बाद राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने कक्ष में आकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी रानी वसुंधरा वहां पहुंची। क्या हुआ? जाते समय तो आप बहुत प्रसन्न थे, लेकिन लौटते समय आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है? और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? राजा विक्रम ने क्रोध में सारी घटना रानी वसुंधरा को बता दी। बस अब हम किसी भी हाल में राजा भैरव को सबक सिखा कर रहेंगे रानी। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? ओह! रानी वसुंधरा एक समझदार रानी थी। क्रोध में कोई गलत निर्णय मत लीजिए। राजा भैरव की शक्ति और सेना का मुकाबला हमारी सेना नहीं कर सकती। और ये मत भूलिए कि सम्राट बच्चन सिंह का हाथ भी राजा भैरव के सिर पर है। अगर आपने उसके राज्य पर आक्रमण किया तो आपके अनेक शत्रु बन जाएंगे। राजा विक्रम ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा। लेकिन हम अपने क्रोध का क्या करें? जब तक हम राजा भैरव की तबाही नहीं देख लेते और उसका घमंड चकनाचूर नहीं कर देते, हमें चैन नहीं मिलेगा। तभी वहां राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी यामिनी आ गई। यामिनी को देखकर राजा विक्रम और अधिक क्रोधित हो गया। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? यहाँ से चली जाओ। यामिनी मुस्कुराई। पिताजी, बचपन से ही मुझे तंत्र मंत्र और विश्व विद्या से प्रेम था, लेकिन आपको ये कभी पसंद नहीं आया। जब मैंने विष कन्या बनने का निर्णय लिया तब भी आपने मेरा विरोध किया और मुझे अपमानित कर महल से निकाल दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि सम्राट वचन सिंह के समारोह में आपके साथ कितना बड़ा अपमान हुआ है। यामिनी राजा विक्रम के पास आई। पिताजी, जो कार्य आपकी सेना और सेनापति नहीं कर सकते, वो कार्य आपकी पुत्री कर सकती है। राजा विक्रम की आंखों में चमक आ गई। तंत्र मंत्र की शक्ति से मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। मेरे विष में इतनी शक्ति है कि अगर मैं किसी साधारण मनुष्य को भी स्पर्श कर लूं तो वो मृत्यु की गोद में समा जाएगा। मैं राजा भैरव के तीनों पुत्रों को समाप्त कर दूंगी। उनके जाते ही राजा भैरव बर्बाद हो जाएगा और सम्राट वचन सिंह का समर्थन भी उससे छिन जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह क्रोध में अंधा हो गया। ठीक है, हम तुम्हें अनुमति देते हैं।
राजा भैरव के पूरे वंश को तबाह कर दो। जाओ। यामिनी मुस्कुराई। ठीक है पिताजी, मैं अभी चंदन नगर की ओर प्रस्थान करती हूँ। राजा भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी, हमसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि राजा विक्रम मेरे व्यवहार को इतना बड़ा अपमान समझ लेगा। तुमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसीलिए मैंने राजा विक्रम को यहाँ बुलाने के लिए पत्र भिजवाया है। वो शीघ्र ही यहाँ पहुंचेगा। इधर दूसरी ओर राजा भैरव का एक सैनिक बल्लभगढ़ पहुंचा। उसने राजा विक्रम को एक पत्र सौंपा। महाराज, आपके गुरुजी ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा विक्रम ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था कि उसे अपनी विष कन्या पुत्री राजकुमारी यामिनी के साथ तुरंत गुरुकुल पहुंचना है। राजा विक्रम जानता था कि गुरु के आदेश की अवहेलना का क्या अंजाम हो सकता है। कुछ समय बाद राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी यामिनी के साथ गुरुकुल जा पहुंचा। गुरुजी ने यामिनी को देखा। तुम ही विषकन्या हो जिसने राजा भैरव के दोनों पुत्रों को मृत्यु दी है। तीसरा पुत्र अभी भी जीवित है। ये हमारा आदेश है कि तुम उसका विष बाहर निकालो। यामिनी चुपचाप आगे बढ़ी। उसने राजकुमार आदित्य के शरीर से विष निकालना शुरू किया। कुछ ही समय बाद राजकुमार आदित्य के शरीर में जीवन लौट आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। गुरुजी ने राजा भैरव और राजा विक्रम की ओर देखा। क्रोध और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर तुमने आपस में सम्मान बनाए रखा होता तो ये अनर्थ कभी नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने दुश्मन समाप्त करो और एक दूसरे से हाथ मिलाओ। राजा विक्रम की आंखों में पश्चाताप था। हाँ, हमें क्षमा कर दो भैरव। मैं क्रोध में अंधा हो गया था। हाँ, मैं भी क्षमा चाहता हूं विक्रम। मुझे तुम्हारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं था। क्षमा करो। यामिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं एक विष कन्या हूँ। क्या आप मुझे एक साधारण कन्या बना सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराए। क्यों नहीं? गुरुजी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। वो यामिनी के शरीर से टकराईं। अगले ही पल उसके शरीर से काला धुआं निकलकर विलीन हो गया। अब तुम एक साधारण कन्या हो। तुम्हारा सारा विष और जादुई शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। राजा विक्रम अपनी पुत्री यामिनी को लेकर बल्लभगढ़ लौट आया। राजा भैरव अपने पुत्र राजकुमार आदित्य और अपनी पत्नी के साथ चंदन नगर लौट आया।